3 दे रखे हाँ हैं एक सर, एक। तो आपने कितना अटेम्प्ट करे अभी? मैंने तो आज ओपन करके ही देखा था, फिर आज ओपन कर। करूँगी। अच्छा, तो अभी एक भी टेस्ट नहीं करा क्या आपने? नहीं, अभी नहीं किया था मैंने। तो करना चालू करो ना, टेस्ट करना है आपको सबको। हाँ सर, वो ना आज मार्केट गए थे इसलिए थोड़ा काम था, इसलिए नहीं हो पाया, नहीं तो आज कर ही देती मैं फ्लैट पे। अभी अच्छा शाम को अच्छा, कर लूँगी। ठीक है। अब अपन आज से पढ़ेंगे जीएसटी, है ना? हाँ सर। हम्म। अब जीएसटी क्या होता है? अभी जैसे जीएसटी जो हमारा एप्लीकेबल हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको वैसे ही इसका बारे में जानकारी दे देता हूँ। 1 मिनट। ये क्या हो रहा है? द कलर चेंज विंडोज 7 बेसिक। अब आ रहे हैं कि करके सब। तो अपन सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी देता हूँ। जीएसटी मीन्स क्या होता है? जीएसटी मीन्स होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर ये हमें इसकी नहीं दिख रही। क्या? सर हमें स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन तो शेयर कर दी मैंने सबके, कैसे नहीं दिख रही स्क्रीन? सर हमें नहीं दिख रही है, बस आवाज आ रही है आपकी। दोबारा शेयर कर देते हैं। अब देखो, अब दिख रही है। नो सर। गुड्स एंड हाँ सर्विसेज। हाँ हाँ सर, दिख गई दिख गई। जीएसटी मीन्स क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसमें आप लिख सकते हो ये एप्लीकेबल कब से हुआ। पहली बात तो ये एप्लीकेबल डेट है इसकी आपकी 1 जुलाई 2017। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2017 से। अब ये लगाने का उद्देश्य क्या था गवर्नमेंट का? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का क्या होता था? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगने से पहले यदि हमारे इंडिया में कोई माल मैन्युफैक्चर होता था, जैसे हमारी मंगलम सीमेंट है, कोई भी गुड्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो एक्साइजेबल गुड्स है। एक्साइजेबल मतलब जिस पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो यदि हम मैन्युफैक्चर करते थे तो मैन्युफैक्चर को चुकाना पड़ता था एक्साइज ड्यूटी। गुड्स मैन्युफैक्चर करा आपने तो आपको चुकाना था एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर पर। लेकिन ये एक्साइज ड्यूटी आपको चुकानी कब थी, पेड कब करनी थी? एक्साइज ड्यूटी विल बी पेड एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। एक्साइज ड्यूटी जो पेड होती थी, एक्साइज ड्यूटी जो पेड करते थे वो आप करते थे एट द टाइम ऑफ रिमूवल रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उससे जब गुड्स बाहर बिकने के लिए निकलेगा, जब आपको पहले एक्साइज ड्यूटी पेड करनी पड़ती थी। मतलब जैसे सपोज हमारा गुड्स बना 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, और हम गुड्स को बाहर बेचने के लिए लेके जा रहे हैं 15 अप्रैल को। तो एक्साइज ड्यूटी तो आपके ऊपर एप्लीकेबल तो उसी दिन होगी, 1 अप्रैल को, जिस दिन गुड्स बना। लेकिन आपको पेड कब करना? जब गुड्स फैक्ट्री के गेट से बाहर निकलेगा बिकने के लिए। मतलब वहाँ फैक्ट्री के गेट पर आपका एक एक्साइज ऑफिसर बैठा हुआ है, उसको पहले आप एक्साइज ड्यूटी पे करोगे जितना गुड्स आप बाहर बेचने के लिए लेके जा रहे हो। फिर उसके बाद आप उस गुड्स को ले जा सकते हो। अब क्या हुआ, ये 1 जुलाई 2017 से एक्साइज ड्यूटी को कर दिया इन्होंने खत्म। उसकी जगह लगा दिया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गया हमारा, ये तो ये मैन्युफैक्चरिंग की बात। हम मान लीजिए हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग मतलब
हम माल को खरीद के बेच रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो माल को खरीद के बेच रहे हैं तो हमारे ऊपर लगता था। अब माल को खरीद के बेच रहे हैं, एक तो है भाई इंट्रा स्टेट सेल। अब इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है कि यदि आप राज्य में ही माल बेच रहे हो, अपने राज्य में, जैसे राजस्थान में, यदि हम राजस्थान में ही माल बेच रहे हैं तो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता था वेट। वेट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे सपोज आपने 2,000 रुपये का मोबाइल खरीदा, अब सामने वाले ने बोला है, आपने बोला भाई बिल देना है इसका, उन्होंने कहा ठीक है बिल मिल जाएगा, लेकिन 5% आपके ऊपर वेट लगेगा, मतलब 2,000 का 5% हो गया 100 रुपये, मतलब आपको 2,100 रुपये चुकाने पड़ेंगे बिल लेना है तो यदि आप भारत में ही मतलब राज्य में ही माल बेच रहे हो इंटर स्टेट सेल, मतलब कोटा से जयपुर, बूंदी, राजस्थान में बेच रहे हो, किसी भी स्टेट में बेच रहे हो, तो आपको वेट चुकाना पड़ता था। यदि आप राज्य के बाहर माल बेच रहे हो उसको बोलते थे हम इंटर स्टेट सेल, उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। जैसे आप राजस्थान से MP, UP कहीं पर भी माल भेज रहे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तो वहाँ लगता था हमारा CST। CST मतलब सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स हमें चुकाना पड़ता था। अब क्या होता था, वेट और CST में क्या अंतर था कि वेट जो था वो तो जैसे मानिए मैन्युफैक्चर से माल चला, मैन्युफैक्चर ने माल बेचा होलसेलर को। तो मैन्युफैक्चर ने जो माल होलसेलर को बेचा तो मैन्युफैक्चर ने क्या, दो चीज़ें लगाई, एक तो एक्साइज ड्यूटी और एक वेट। तो एक्साइज ड्यूटी तो वापस नहीं मिलती थी, लेकिन वेट क्या होता था, जो होलसेलर माल खरीद रहा है मैन्युफैक्चर से उसको वो वेट वापस मिल जाता था। फिर होलसेलर ने माल बेचा रिटेलर को कुछ प्रॉफिट जोड़ के, तो रिटेलर ने जो होलसेलर से माल खरीदा वो रिटेलर को जो भी उसने ड्यूटी चुकाई वो वापस मिल जाती है, और रिटेलर माल बेचता है कस्टमर को। तो कस्टमर को अपन जो है, आज अपन देखें तो आज आप जो भी चीज़ सुबह से रात तक जो भी खा रहे पी रहे हो, जो भी खरीद रहे हो, हर चीज़ में आप टैक्स दे रहे हो। अपन सोचे कि हम तो टैक्स देते नहीं है गवर्नमेंट को, तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट हर व्यक्ति से टैक्स ले रही है, यहाँ तक कि एक भिखारी से भी टैक्स ले रही है गवर्नमेंट। आप जो भी चीज़ खरीद रहे हो उसमें इनडायरेक्टली रूप से आप GST चुका रहे हो। GST हर प्रोडक्ट पे लग रही है, और वो कौन ले रहा है आपसे, जो सेलर है, विक्रेता है, जो आपको माल बेच रहा है, वो आपसे GST लेके गवर्नमेंट को भर रहा है। तो नेट सेल में एंड में बर्डन किसके पास जा रहा है टैक्स का, कस्टमर के पास, जो एंड में माल खरीद रहा है। अब टैक्स की बात करें तो वैसे टैक्स होते हैं हमारे दो प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स की हम बात करें, टैक्स हमारे होते हैं दो प्रकार के, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब गवर्नमेंट को जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है वो मिलता है इनडायरेक्ट टैक्स से, डायरेक्ट टैक्स की अपेक्षा। डायरेक्ट टैक्स तो क्या होता है, जो किसी पर्सन के ऊपर लगता है, जैसे इनकम टैक्स है, जिसकी सैलरी यदि 5 लाख से ऊपर है और उसके बाद वो 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट करके और बचा सकता है, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट ने 6.5 लाख रुपए तक कोई कमा रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट करके NSC में, PPF में, इंश्योरेंस में, इनमें करके वो 1.5 लाख रुपए और बचा सकता है, NPS में। तो हम 6.5 लाख रुपए तक तो जरूरी नहीं है कि हमें टैक्स देना पड़े, यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे ऊपर हमारी इनकम हो जाती है तो गवर्नमेंट हमारे से 20% टैक्स लेती है। तो बहुत से रेलवे के एम्प्लॉय या टीचर्स वगैरह जिनकी सैलरी बहुत है, 9-9 10 10 लाख, तो उनके क्या है, टैक्स कटता है। वो टैक्स जो डायरेक्टली पर्सन से ले रहा है, इनकम टैक्स गवर्नमेंट ले रही है, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे आते हैं जैसे एक्साइज ड्यूटी, उसके अलावा वेट, जो 1 जुलाई 2017 से पहले लगते थे, ये CST। अब क्या हुआ, एक्साइज ड्यूटी खत्म होगी, वेट खत्म हो गया। वेट रिप्लेस जो हुआ हमारा, वेट को रिप्लेस किसने करा, वेट को रिप्लेस करा हमारा GST ने। GST के भी दो टाइप, यदि आप राज्य में टैक्स चुका रहे हो तो, SGST और CGST। अब SGST क्या है, SGST है मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भाई म्यूट करके रखो, किसकी आवाज आ रही है।
ताकि आपको आवाज साफ सुनाई देगी। स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और CGST मीन्स क्या होता है आपका? सेंट्रल। आप चाहो तो नोट कर सकते हो साथ साथ में, या बाद में आप बोलोगे तो बाद में टाइम दे दूंगा। स्टेट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले क्या होता था, जैसे ये एक्साइज ड्यूटी है, ये एक्साइज ड्यूटी पूरी किसको जाती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। जैसे एल्कोहल लीकर वगैरह को छोड़ के शराब वगैरह पे तो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, अभी भी लेती है। लेकिन और कोई चीज़ पे था तो ये पेड किसको आती थी? पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं CG में लिख देता हूँ शॉर्ट में, CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जा रही, एक्साइज हट गई भाई। वेट किसको जाता था? वेट जो हम पेड करते थे वो जाता था स्टेट गवर्नमेंट को। क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को अधिकार है हमारे ऊपर टैक्स लगाने का। और टैक्स लगाने का पर्पस है कि जैसे आप देख रहे हो सड़कें बन रही है, अब कोटा में जगह जगह खुदाई हो रही है, शांत धारीवाल जी काम करा रहे हैं वो जगह। तो अब उसके लिए पैसा कहाँ से चाहिए? उसके लिए पैसा आएगा भाई टैक्स है। जब आप टैक्स नहीं भरोगे तो बोलते हैं कि एक बार आप कोई भी चीज़ खरीदो तो बिल लो। अब बहुत से व्यापारी बिल नहीं देते हैं, कच्चा बिल दे देते हैं, बोलते हैं टैक्स लगेगा। यदि आप टैक्स में गवर्नमेंट का योगदान कर रहे हो तो फिर ये आप बोलते हो आप आपके पैसे बचाने के लिए बिल नहीं लेते हो, तो आप क्या गवर्नमेंट का योगदान नहीं कर रहे टैक्स में? अब सामने वाले ने तो क्या करा, आपको टैक्स लगा के चीज़ बेची है। वो ऐसा थोड़ी ना करा बिना टैक्स लगाए चीज़ बेच रहा है आपको, वो तो ले ही रहा है आपसे। और क्या कर रहा है वो, यदि आपसे टैक्स उसने, जैसे आपने बिल नहीं लिया टैक्स के मारे, तो वो तो क्या कर रहा है, वहाँ दिखा देगा कि भाई मैंने माल बेचा ही नहीं, गवर्नमेंट को टैक्स का नुकसान हो गया। तो पहले क्या होता था, वेट कर सेलेक्ट कलेक्ट करती थी स्टेट गवर्नमेंट। जो भी माल बेचा उस पर जैसे हमने जो टैक्स कलेक्ट करा वो स्टेट गवर्नमेंट को चुका देता था। और एक्साइज ड्यूटी लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या हुआ कि भाई अब GST लग गया। अब GST लग गया तो उन्होंने कहा कि भाई अब इन्होंने क्या करा, GST जो अपना अपनाया अपन ने इंडिया में, वो अपन ने अपनाया GST डुअल। डुअल कंसेप्ट ऑफ GST जो हमारा ब्राज़ील और महाराष्ट्र, ब्राज़ील और कनाडा में पहले से चल रहा है। तो हमने डुअल कंसेप्ट ऑफ GST अपनाया, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जो हमारी टैक्स की बात करें अपन, तो GST की जो टैक्स रेट है, तो GST की टैक्स रेट क्या है हमारी? ये एक तो है 0%। 0% तो मतलब कुछ भी टैक्स नहीं लग रहा एक तरह से। है हमारी 5%, एक है हमारी 12%, एक है हमारी 18%, और एक है हमारी 28%। मतलब ये 5 रेट है GST की: 0, 5, 12, 18 और 28। अब सपोज यदि हमारे पास 5% टैक्स लगता है हमारे ऊपर, कोई चीज़ हमने खरीदी, राजस्थान में 5% टैक्स लगना है, तो 2.5% तो आपका लगेगा कौन सा? SGST। और 2.5% आपका क्या लगेगा? CGST। मतलब आधा आधा। SGST 2.5% और CGST 2.5%। अब हम यदि परचेज कर रहे हैं तो इसके आगे हम लिख सकते हैं इनपुट। इनपुट SGST और इनपुट CGST, और हम सेल कर रहे हैं तो आउटपुट लिख सकते हैं। इससे क्या पहचान हो जाएगी। यदि हम CGST SGST बनाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये इनपुट पे लग रहा है कि परचेज पे लग रहा है कि सेल पे लग रहा है। तो आप जैसे मान लीजिए 5% किसी चीज़ पे, आप कोई भी चीज़ खरीद के देखो, जैसे आप उपभोक्ता वगैरह जाते होंगे, माल गुड्स वगैरह कभी खरीदा होगा या सुपर मार्केट में देखना आप, तो उसमें लिखा रहता है कि भाई आपने कितना GST चुकाया। बिल पे देखोगे तो SGST कितना चुकाया, CGST कितना चुकाया, उस पर लिखा रहता है साहब। ठीक है। फिर आपको जो इंटरेस्ट रेट सेल है, जो राज्य के बाहर बेच रहे हो, उसको रिप्लेस कर दिया इन्होंने IGST से। IGST का मतलब क्या है? IGST का मतलब है इंटीग्रेटेड
इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अभी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब लगेगा? 2 बार लगेगा। एक तो आप यदि इंटरस्टेट मैंने बता दिया, यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य माल बेच रहे हो, ठीक है, या आप सेल कर रहे हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, या एंड और कब लगेगा? यदि आप इंपोर्ट कर रहे हो। इंपोर्ट मतलब भारत के बाहर से कोई माल खरीद रहे हो, तो तब भी आपको आईजीएसटी चुकाना है। तो भारत के बाहर से माल खरीदने पे क्यों चुकाना भाई? भारत के बाहर से माल खरीदने पे इसलिए चुकाना है कि जो जो हमारा जीएसटी है वो है हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब है कि जिस राज्य में हमारा गुड्स जाएगा उस राज्य को वो टैक्स चुकाना है। जैसे हमने राजस्थान से एमपी, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र जहाँ भी माल बेचा, तो उस राज्य को वो टैक्स चुकाना है हमारे को। ऐसे हम भारत के बाहर से लेकर आए तो कंजप्शन या डेस्टिनेशन क्या हुआ? इंडिया, जहाँ पर गुड्स का कंजप्शन हो रहा, तो उसको टैक्स चुकाना है। इसलिए यदि हम इंपोर्ट भी करते तब भी हमें आईजीएसटी चुकाना। अब इससे फायदा क्या हुआ भाई आईजीएसटी से? पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए हमने कोई 100 रुपये का गुड्स है, उस पर 2% आपका लग रहा है, 2 रुपये सपोज आपका लग रहा है, ये हो गया आपका 2%। 2% सीएसटी ऑन सी फॉर्म। सी फॉर्म होता था जो चेक पोस्ट पे जहाँ से माल गुजरता है आपका, वहाँ पे चेक होता था। तो यदि हमने एक राज्य से दूसरे राज्य माल बेचा, तो कॉस्ट जो थी बायर को, कॉस्ट बायर के लिए कितनी पड़ी? वो पड़ी 102 रुपये। मतलब 100 रुपये का माल और 2 रुपये टैक्स, तो उसके लिए माल की कीमत पड़ी 102 रुपये। अब क्या हुआ? आईजीएसटी लगा, तो आईजीएसटी मान लीजिए आपके ऊपर 5% भी टैक्स लगता है, 5 रुपये भी, तो ये 5 रुपये क्या होगा, जिसने माल खरीदा है वो उसको वापस मिल जाएंगे। तो उसके लिए ये क्या होगा, ये रिफंड हो जाएगा उसको। रिफंड कैसे होएगा? रिफंड ऐसे हो जाएगा कि भाई वो आगे जब स्टेट में सेल करेगा, तो वो स्टेट में जो एसजीएसटी सीजीएसटी लगाएगा, तो उससे वो इसका सेट ऑफ ले लेगा आईजीएसटी का। मतलब आईजीएसटी घटा के वो पेमेंट करेगा। तो उसके लिए जो कॉस्ट पड़ी, अब वो अब कॉस्ट कितनी पड़ी? 100 रुपये। जो पहले उसके लिए चीज़ 102 रुपये की पड़ती थी, वो उसके लिए 100 रुपये की पड़ी। होल्ड करना है। हाँ, तो अब जो कॉस्ट पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी? 100 रुपये ही पड़ेगी, जो पहले 102 रुपये पड़ती थी। मतलब जो उसने टैक्स चुकाया 5 रुपये आईजीएसटी, वो आईजीएसटी क्या होगा, उसको वापस मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स उसको रिफंड कर देगी गवर्नमेंट। तो क्या हुआ कि पहले जो यदि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स बेचते थे तो उसको सीएसटी चुकानी पड़ती थी। वो सीएसटी बायर के लिए उसकी कॉस्ट बढ़ जाती थी। अब उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ रही है, उसको जो चीज़ 100 रुपये में थी वो 100 रुपये में ही पड़ रही है उसको। तो एक फ़ायदा तो ये हुआ जीएसटी लगाने से। दूसरा क्या हुआ, एक्साइज ड्यूटी हट गई,
वेट हट गया, CST हट गई। अब इतने सारे टैक्स पढ़ने पड़ते थे पहले, उसकी जगह अब एक ही टैक्स पढ़ना है, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब एक और चीज आती है, अब इसमें एक और चीज क्या आती है, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स भी लगता था पहले। सर्विस टैक्स, रेस्टोरेंट में खाना खाने गए या चार्टेड अकाउंटेंट से कोई किसी ने व्यापारी ने अपने खाते ऑडिट करवाए, CS की सर्विस ली, इंटीरियर डिजाइनर की सर्विस ली, तो हमें सर्विस टैक्स पेड करना पड़ता था। अब सर्विस टैक्स कब लगता था? सर्विस टैक्स लगता था आपका मोर देन 10 लाख से यदि ऊपर की आपकी रिसिप्ट है तो आपको सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी था, यदि आपकी रिसिप्ट मोर देन 10 लाख है। अब क्या हो गया, GST लग गया, सर्विस टैक्स भी हट गया इसकी। सर्विस टैक्स को रिप्लेस किसने कर दिया? GST ने। अब सर्विस टैक्स पहले हम जो पेड करते थे वो जाता था हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको पेड करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब एक्साइज और सर्विस टैक्स हम पेड करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वेट और CST जाता था स्टेट गवर्नमेंट को। अब इसको रिप्लेस किसने कर दिया हमारा? GST ने रिप्लेस कर दिया, GST ने। अब क्या लगेगा हमारा? GST लगेगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो देखिए आप, इतने सारे टैक्स कट के एक ही सिंगल टैक्स लग गया, GST। दूसरा एक और फायदा है कि, और क्या फायदा है अभी हम कैलकुलेशन देखते हैं, एक मिनट। शो हो रहा है आप सबको? हो रहा है क्या? यस बोलिए। सर हो रहा है। जी सर, जी सर। ठीक है। हाँ, अब देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में इसमें क्या है कि जितना इसने समझाया नहीं है डायरेक्टली, प्रैक्टिकल वगैरह आगे दे दिया है ना। मैंने जो आपको बताया है इतना इसने समझाया नहीं है, इसने डायरेक्टली प्रैक्टिकल दे दिया है। अब ये लिखा है, GST इज नॉट ओनली टैक्स रिफॉर्म, इट इज ए बिजनेस रिफॉर्म एंड बियॉन्ड जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द रेट ऑफ टैक्स, GST इज चेंजिंग द प्रोसेस ऑफ कंप्लायंस। GST ने क्या करा, जो कंप्लायंस का प्रोसेस है उसको चेंज करा है, देयर बाय रिजल्टिंग इन ए शिफ्ट इन द वे बिजनेस ऑपरेट। जिस टाइप से हम बिजनेस ऑपरेट करते थे उसको, विद द कंसेप्ट ऑफ इनवॉइस मैचिंग, इंसिस्ट ऑफ फाइलिंग समराइज रिटर्न, you will need to submit the details of all your sales invoice once every month। मतलब पहले क्या होता था कि आपने जैसे आपको वैल्यू एडेड टैक्स भरना पड़ता था, वेट का रिटर्न वो क्वार्टरली भरा जाता था। बड़े बड़े व्यापारियों का सर बोलिए। सर मुझे शो नहीं हो रहा। यार सबको शो हो रहा था, आपको क्यों नहीं शो रहा? हाँ शो हो रहा सर, हमें भी नहीं नहीं हो रहा सर, अब। अभी अभी। नहीं सर, अभी भी नहीं हो रहा। नहीं, रुको 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 रुको। पुरानी स्क्रीन से हो रही है, गुड स्क्रीन से। अच्छा अच्छा, चलो अभी देखो, अब भी हो रहा है। जी सर,
जी सर हो रहा है। यस सर। हाँ हाँ हो सर रहा हो है? रहा यस है। सर हो रहा है। नहीं मुझे तो नहीं हो रहा। हाँ। अरे यार ऐसा थोड़ी ना हो सकता, सबको ही शो होएगा? या तो सबको ही शो नहीं होएगा या सबको ही शो होएगा। किसको मुझे शो नहीं तो हो रहा? हो ही नहीं रहा सर, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। ब्लैक ब्लैक? लाइट बढ़ाओ उसकी मोबाइल की, देखो। हाँ ऑन नहीं है सर, लाइट ऑन ही है लाइट। एक बार दोबारा देखो भाई, कैसे नहीं हो रहा? अभी देखो, क्या हुआ? नहीं नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? नहीं दिख रहा सर कुछ भी। और बाकी को? दिख रहा है सर बाकी को सबको तो। फिर एक को नहीं दिख रहा तो फिर सुन लो, आप क्या बताऊं मैं? जो मैं सुना रहा हूँ वो सुन लो। अब देखो, क्या था पहले, वेट का जो हम रिटर्न थे वो क्वार्टरली भरते थे। अब जीएसटी क्या हुआ, हमें हर महीने जीएसटी का रिटर्न भरना है, जो भी हम सेल कर रहे हैं। जैसे जो भी हमने इस महीने सेल करी उसका अगले महीने की 10 तारीख तक हमें रिटर्न भरना है। जैसे अभी हमारा चल रहा है सितंबर, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जो भी व्यापारी सेल करेगा उसका उसको ऑनलाइन रिटर्न भरना है जीएसटी पोर्टल पर जाके 10 तारीख तक। तो एक तो क्या हुआ, पहले मैनुअली रिटर्न भरते थे, लेट वे आपने रिटर्न फाइल करा वेट का, और क्या बोलते हैं, वहां पर मोहर लगती थी, मैनुअली भरते हो थे। गया सर। तो बाबू को अपन ने पैसे देके बैक डेट में मोहर लगवा ली। तो एक तो करप्शन बढ़ रहा था, दूसरा गवर्नमेंट को सही टाइम पर, जैसे किसी सही टाइम पर चीज़ें पता नहीं चल रही थी। अब गवर्नमेंट ने बोला भैया हर महीना आप रिटर्न फाइल करो। इससे क्या है, गवर्नमेंट को हर महीने पता चले, आप कुछ ना कुछ सेल तो दिखाओगे, कुछ ना कुछ बिल तो हर महीने काटोगे। तो इसलिए इन्होंने बोला यू विल नीड टू सबमिट द डिटेल्स ऑफ ऑल योर सेल्स इनवॉइस वंस एवरी मंथ। सब्सिक्वेंटली यू विल नीड टू देम फॉर्मली एक्सेप्ट, रिजेक्ट और मॉडिफाई द ऑटोमेटेड परचेज डिक्लेरेशन अगेंस्ट you, which will then combine to give you your return. The urges every business to digitize their bookkeeping. मतलब ऑनलाइन सिस्टम कर दिया सारा का सारा, ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके। अब इसमें कैसे जीएसटी को इनेबल वगैरह करना है वो बता रखा है। उससे पहले देखते हैं अपन कोई कैलकुलेशन में आपको जीएसटी की बता सकूं तो, 1 मिनट। अब क्या करा है, गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आई। साहब टाइम टाइम पे गवर्नमेंट ने रेट कम करी, रेट चेंजेस करे, नए नए मोटिव नोटिफिकेशन सर्कुलर वगैरह निकाले। अभी तक बहुत सारी मीटिंग हो चुकी है जीएसटी पे, करीबन 34-35 मीटिंग्स हो चुकी है गवर्नमेंट की जब से जीएसटी लगाया है। वैसे जीएसटी क्या था, गवर्नमेंट लगाना तो, जीएसटी जो था एक 14, मतलब जीएसटी बहुत साल पहले, जीएसटी की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ना हमारी, वो 2009 से ही चालू हो गई थी। लेकिन अपने कांग्रेस सरकार ने नहीं लगाया, फिर धीरे धीरे करके फिर मोदी जी ने लगा ही दिया। 14 जून 2016 को इसका ड्राफ्ट मॉडल जीएसटी का लागू हुआ था। 14 जून के बाद 1 जुलाई को इम्प्लीमेशन हो गया जीएसटी का। अब जीएसटी जो है, हमारा जो जीएसटी है, इंडिया हैज ज्वाइंट द जीएसटी क्लब, 166 कंट्री टू द इम्प्लीमेंट जीएसटी। मतलब 166वां देश है इंडिया जहाँ पर जीएसटी लगा है। मतलब 165 देश में पहले से जीएसटी चल रहा है, आप देखिए। 166वां देश है जहाँ अब जीएसटी लगा है।
अब देखिए इसमें दे रखा है 174 सेक्शन है, 3 शेड्यूल है। वैसे अपन ज़्यादा उसमें डीप में जाए तो बहुत बड़ा ही है। इसमें इतना डीप में अपन जाएंगे नहीं, क्योंकि फिर तो पता लगा कि इसी में सारा टाइम हो जाएगा थ्योरी थ्योरी में। एक मिनट। आपको बुक दिख रही है जो मैंने ओपन कर रखी है? दिख रही है क्या सबको? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रही। किसी को भी नहीं दिख रही? दिख रही है सर। दिख रही है? सर 7.2 इनेबलिंग जीएसटी ये वाली दिख रही है सर। 7.2 इनेबलिंग जीएसटी। अच्छा, ये वाली दिख रही है आपको? एक मिनट एक जी मिनट। सर। अब देखिए ये वाली दिख रही है आपको, क्लियर टैक्स जीएसटी। जी सर दिख रही है। इनडायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल टैक्स। जीएसटी हो गया यार, अब करानी है ना। जी सर दिख रही है। देखिए, जीएसटी वर्सेस करेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। To understand GST is important that we understand the correct indirect taxation system। जीएसटी समझने से पहले ये इम्पोर्टेंट है कि 1 जुलाई 2017 से पहले जो टैक्स सिस्टम चल रहा था, direct tax such as income tax are borne by the person liable to pay tax। This means the tax burden cannot be shifted to anyone else। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, टैक्स बर्डन शिफ्ट हो रहा है। जैसे हम टैक्स चुका रहे हैं, तो वो वेंडर हमारे से, विक्रेता हमारे से लेके गवर्नमेंट को चुका रहा। अब पहले जो टैक्स थे, देखिए इसमें चार्ट बना हुआ, आप भी बना सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो सेंट्रल को टैक्स जो जाते थे वो एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स और कस्टम टैक्स जो गवर्नमेंट को जाते थे 1 जुलाई 2017 से पहले। स्टेट को जो टैक्स जाते थे, एंट्री टैक्स, वेट ऑब्लिक सीएसटी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, लग्जरी टैक्स और एडवर्ड टैक्स, ये जाते थे स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है। The liability of an indirect taxes, on the other hand, can be shifted to another person। So the person liable to pay the tax on collect the tax from someone else। इनडायरेक्ट टैक्स में होता है आप किससे टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, देन पेड इट टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को पेड कर रहे हो। Thus shifting the tax burden, GST tax falls in this category। अब द करंट इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर विच comprises so many different taxes, जो इसमें दे रखे हैं, सेंट्रल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, स्टेट, वेट, सर्विस टैक्स। अब क्या था, द करंट इनडायरेक्ट टैक्स हैज वन मेजर प्रॉब्लम, द केस कास्टिंग इफेक्ट। अब केस कास्टिंग इफेक्ट क्या होता है, यू बाय समथिंग यू पे टैक्स ऑन टैक्स इटसेल्फ। मतलब आप कुछ खरीद रहे हो तो आप एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स दे रहे हो। ये कैसे? इसके लिए एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर। देखिए, से शर्ट मैन्युफैक्चर पे 100 रुपये टू बाय रॉ मटेरियल। एक यहाँ पर ये दे रखा है कि एक शर्ट का मैन्युफैक्चर है, वो 100 रुपये दे रहा है रॉ मटेरियल के खरीदने के लिए। इफ द रेट ऑफ टैक्स इज सेट 10% है, मान लीजिए रेट ऑफ टैक्स। अब उसने 10 रुपये टैक्स दिया, तो 110 रुपये में उसने रॉ मटेरियल को खरीदा। ठीक है। सेकेंड स्टेज क्या हुई, आप रॉ मटेरियल खरीदा, आप इसको मैन्युफैक्चर करोगे। एट द नेक्स्ट स्टेज द होलसेलर बाइज द शर्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर। अब इसमें बोला देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस इन्वॉल्व, देन ही हैज टू पे 10 रुपीज एज टैक्स, सो द फाइनल कॉस्ट ऑफ द शर्ट नाउ बिकम्स 110 रुपये। कोई शर्ट मैन्युफैक्चरर उसने 100 रुपये में रॉ मटेरियल खरीदा, उसमें 10 रुपये टैक्स दिया, तो 110 रुपये में उसने खरीदी। अब उसने क्या करा, इस शर्ट को होलसेलर को बेचा। तो होलसेलर को बेचा उसने, द एक नेक्स्ट होलसेलर बाय द शर्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एट 7 के लिए 5 7 के एक साथ है, कल ले ला, मैं निकाल के रखूँ।
अब देखिए मैन्युफैक्चर के पास वो चीज़ आई, तो एट द नेक्स्ट स्टेट होलसेलर बाय द शर्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर एट 110। अब होलसेलर ने क्या करा, मैन्युफैक्चर से 110 रुपये पे खरीद ली और 40 रुपये उसका प्रॉफिट जोड़ के 150 रुपये की उसने क्या करा, इस पर लेबल लगा दिया। ऑन द टॉप ऑफ दिस ही हैज टू पे 10% टैक्स। अब गवर्नमेंट ने बोला 150 रुपये बेच रहे हो, 10% टैक्स हमें दो। तो 165 रुपये उसकी सेल प्राइस हुई मैन्युफैक्चरर की, होलसेलर की। ठीक है, नाउ द रिटेलर हैज पेड 165। रिटेलर को 165 रुपये देने पड़े यदि वो होलसेलर से माल खरीदा। मतलब मैन्युफैक्चरर ने तो 110 रुपये में माल बेच दिया, होलसेलर के पास आया, होलसेलर ने 40 रुपये प्रॉफिट जोड़ा तो उसके लिए कॉस्ट होगी 150। गवर्नमेंट ने बोला 10% टैक्स तो 15 रुपये, तो 165 रुपये होगी। होलसेलर ने रिटेलर को जो माल बेचा, अब रिटेलर के पास गुड्स आया। नाउ द रिटेलर pays 165 to buy the shirt from the wholesaler because the tax liability has passed on him. He has to package the shirt, उसने पैक करी, and when he does that he is adding value again. अब उसने अलग 30 रुपये और उसके जोड़ा। द टाइम लेट अस से हिज वैल्यू इज 30 रुपीज़। 30 रुपये उसने उसके भी जोड़े तो 195 रुपये पर उसने बेचना चाहा किसको, कस्टमर को। वेन ही सेल द शर्ट ही एड द वैल्यू प्लस द वेट टू पे द गवर्नमेंट टू फाइनल कॉस्ट। अब उसने गवर्नमेंट ने कहा भाई यदि आप बेच रहे हो 195 10% हमें टैक्स दो। तो 214 रुपये 50 पैसे की जो शर्ट आपकी 110 रुपये की थी वो कस्टमर के पास तक पहुंचते होगी 214 रुपये 50 पैसे की। ठीक है, कॉस्ट 165, वैल्यू एडेड। GST aims to solve this problem by introducing seamless input tax credit। अब GST इस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहती है और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट देना चाहती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है कि जो टैक्स होलसेलर ने मैन्युफैक्चर को चुकाया है वो होलसेल को वापस मिल जाएगा, और जो टैक्स रिटेलर ने होलसेलर को चुकाया वो उसको वापस मिल जाएगा। एड में बर्डन किसके पास चल जाएगा, कस्टमर के पास। टुडे द टैक्स डेट यू पे ऑन मेटल परचेस कैन नॉट बी क्लेम्ड फ्रॉम आउटपुट टैक्स। अब आजकल के टाइम में हम जो भी मेटल परचेस करते हैं उस पर हम आउटपुट टैक्स का क्लेम नहीं कर सकते। दिस इज सेट टू चेंज विथ ITC। अब देखिए, इन आवर एग्जाम्पल व्हेन द होलसेल बायस फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ही पेज 10% टैक्स ऑन हिज कॉस्ट बिकॉज द लायबिलिटी हैज बीन पास्ड टू हिम। अब होलसेलर ने जब मैन्युफैक्चर से माल खरीदा तो उसने 10 रुपये टैक्स दिया, तो मैन्युफैक्चर के लिए कॉस्ट पड़ी 110 रुपये। देन ही एड्स द वैल्यू ऑफ 40 ऑन हिज कॉस्ट प्राइस। अब उसने 40 रुपये उसके वो जोड़े, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, तो उसने 150 है बेचा। लेकिन मान लीजिए यदि ये 10 रुपये उसको वापस मिल जाते तो उसके लिए कॉस्ट कितनी पड़ी, 100 रुपये। अब वो 40 रुपये जोड़ता तो उसके लिए कॉस्ट हो जाएगी 140 रुपये। अब वो उस पर 10% गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो 14 रुपये लेगी, लेकिन उसकी एक्चुअल लाइबिलिटी कितनी आएगी, 4 रुपये, क्योंकि 10 रुपये तो वो पहले दे आया है किसको, मैन्युफैक्चर को, और 14 रुपये अभी लग रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, जो 10 रुपये आप पहले उसको देकर आए हो मैन्युफैक्चर को वो आपको पहले वापस देगी, फिर 14 रुपये लेगी। गवर्नमेंट कहेगी आपका जो टैक्स का बर्डन होता है 14 - 10 वो 4 रुपये आप हमें दे दीजिए। तो उसके लिए जो टोटल कॉस्ट हुई वो कितनी हुई, 154। अब यही कह रहा है एट दिस ब्रिंग टू कॉस्ट 140। नाउ ही हैज टू पे 10% ऑफ दिस प्राइस टू द गवर्नमेंट एज टैक्स, बट ही ऑलरेडी पेड 1 टैक्स टू द मैन्युफैक्चर को पहले दिया है। सो दिस टाइम वे व्हाट ही डज इज इंसिस्ट ऑफ पेइंग 14 to the government tax tax, he subtract the amount he has already paid already। तो 10 रुपये जो पहले वो देकर आया है मैन्युफैक्चर को वो घटा देगा होलसेलर और 4 रुपये ही देगा। तो ये जो एंड पेस ओनली INR Indian rupees 4 to government, so the INR 10 becomes his input tax credit। तो ये अब GST में क्या है, जो हम माल खरीद रहे हैं तो उस पर खरीदने पे जो हम टैक्स देकर आए वो हमें वापस मिल जाएगा, फिर हम हमारा प्रॉफिट जोड़ के जो टैक्स लगेगा, जैसे 14 रुपये से यहाँ टैक्स लग रहा है तो 10 तो हमें वापस मिलेगा, हमें सिर्फ 4 रुपये देने पड़ेंगे। When he pays only INR 4 to government, he can pass its liability to retailer, so the retailer pays। अब रिटेलर के पास गुड्स गया तो रिटेलर को पता है कि भाई जो मैं 14 रुपये देकर आ रहा हूँ होलसेलर को है तो मुझे वापस मिल जाएंगे।
रिटेलर को पता है कि मेरे लिए कॉस्ट कितनी है 140। अब रिटेलर ने अपनी 30 रुपये जोड़े तो उसके वो बेचेगा 170 में। अब गवर्नमेंट बोलेगी 170 पे 17 रुपये टैक्स हमें तो 10%। अब रिटेलर बोलेगा कि भाई 14 रुपये तो मैं पहले होलसेलर को दिया है, तो गवर्नमेंट बोलेगी 3 रुपये आप हमें दे दीजिए। तो 10 रुपये टैक्स तो गया मैन्युफैक्चर के पास से, 4 रुपये गया होलसेलर के पास से, 3 रुपये गया रिटेलर के पास से, और कॉस्ट कितनी होगी 187। अब यही चीज देखिए आप, जो अपन ने पहले पढ़ी थी 214 रुपये 50 पैसे की पढ़ रही थी जो चीज, वो अब होगी 187 में। तो जो हम पहले टैक्स चुका कर आए हैं वो हमें जो वापस मिल रहा है परचेज पे टैक्स, वो कहलाता है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसको बोलते हैं हम आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इन द एंड एवरी टाइम द इंडिविजुअल वाज एबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, हर बार वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम कर सकता है। द सेल प्राइस फॉर हिम रिड्यूस एंड द कॉस्ट प्राइस फॉर द पर्सन बाइंग हिज प्रोडक्ट रिड्यूस बिकॉज a lower tax liability. The final value of the shirt therefore reduced from 214 रुपये 50 कितने आएगी 187, thus reducing the tax burden on the final customer. फाइनल कस्टमर पे भी टैक्स बर्डन कम हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें दे रखा है जीएसटी जो कंप्रेसिव मल्टी स्टेट डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स, जो मैंने बताया डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स है, on levied at every stage of value addition in the life cycle of a product. To understand this better, let us look at compressive GST will subsume all correct indirect taxes. GST क्या करेगी, जितने भी करंट में इनडायरेक्ट टैक्स है उन सबको जीएसटी उन सबको रिप्लेस कर देगी जीएसटी के द्वारा, प्लस बाय ब्रिंगिंग ए यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम। यूनिफाइड मतलब पहले क्या होता था, वेट की रेट अलग अलग जगह अलग अलग थी, और अब क्या हो गया, जैसे गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दी तो सब जगह एक ही टैक्स रेट होगी, यूनिफाइड सिस्टम हो गया सब जगह। Across the country, it will ensure that there is no more arbitrage in tax rate. Multi-stage GST is levied at each stage the supply chain where a transaction takes place. Value addition. There is the process of addition to the value of a product service at each stage. Destination based consumption test है जीएसटी जो है हमारा। अब देखिए इसमें बता रखा है मैन्युफैक्चर है महाराष्ट्र का, यदि वो डीलर भी महाराष्ट्र का है ये लड़की, तो वहाँ क्या लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब डीलर महाराष्ट्र की है लेकिन वो राजस्थान के व्यक्ति को माल बेच रही है तो वहाँ लगेगा आईजीएसटी। अब राजस्थान के व्यक्ति ने माल बेच खरीदा और उस राजस्थान के व्यक्ति को ही बेच दिया तो वो लगाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी। मतलब जो एक ही राज्य में माल बेच रहे हैं वो इंट्रा स्टेट, और एक राज्य से दूसरे राज्य बेच रहे हैं वो इंटर स्टेट। तो ये कह रहा है सपोर्ट गुड्स 10,000 आर सोल्ड बाय मैन्युफैक्चर ए इन महाराष्ट्र टू डीलर बी इन महाराष्ट्र, बी रीसेल देम टू ट्रेडर्स इन सी राजस्थान for 17,500, ट्रेडर सी फाइनली सेल टू एंड यूजर इन राजस्थान फॉर 30,000। अब मान लीजिए यहाँ पास 9% SGST CGST है, देन IGST 18% सिंस अभी इसमें कैलकुलेशन वगैरह बता रखी है आपको कैसे क्या है। अब जीएसटी जो है स्टार्टिंग में आया तो 20 लाख से ऊपर का किसी का टर्नओवर है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था। अब शायद 40 लाख रुपए हो गया है, इसका डबल हो गया है। 40 लाख से ऊपर का यदि कोई टर्नओवर है या रिसिप्ट है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अब इसमें आपका बाकी सारी थ्योरी थ्योरी दे रखी है इसमें। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एक मिनट। इससे आपको समझ में आएगा।
मतलब 1 जुलाई 2017 से पहले क्या होता था, वो वाली अपन कैलकुलेशन देख रहे हैं। बिफोर 1 जुलाई 2017 से पहले क्या होता था, कैलकुलेशन देख रहे हैं। यदि कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं तो 13 पर जी। अब देखिए कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, कोई कार बनाए मैन्युफैक्चरर्स ने, उसके लिए क्या पड़ी लागत, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स 4 लाख रुपए की लागत पड़ी उसके लिए। अब आप कार क्या करेगा, जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो कंपनी है, जैसे मारुति कंपनी है, वो कार अपने डीलर को बेचेगी। तो डीलर को बेचेगी तो वो उस पर लगाएगी एक्साइज प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। एट द रेट ऑफ 13%। मान लीजिए 4 लाख रुपए की कार पे 13% एक्साइज लगेगा। जो भी चीज़ बनी उस पर एक्साइज भी लगता था पहले। और वेट, अब सेल कर रहे तो वैल्यू एडेड टैक्स भी लगेगा। वेट लगेगा हमारा 12 एट द रेट ऑफ 12.5%। इस पर लगेगा 4,52,000 रुपये पे। तो 4,52,000 का अपन जब 12.5% निकालेंगे वो निकलता है 56,500 रुपये। तो जो डीलर को इनवॉइस बन के जाएगा वो कितने का बन के जाएगा, वो बन के जाएगा आपका 5,08,500। अब डीलर को क्या है, ये एक्साइज जो पहले लगता था ये वापस नहीं मिलता था। एक्साइज जो पहले किसी प्रोडक्ट पे लगता था, अब क्या लगने लग गया, जीएसटी। जीएसटी तो वापस मिल जाता है। अभी आगे देखेंगे इसके करंट में क्या है। अब डीलर को पता है भाई मेरे को वेट तो वापस मिल जाएगा, तो डीलर के लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या हुई, डीलर के लिए एक्चुअल कॉस्ट हुई 4 लाख प्लस 52,000। वेट तो वापस मिल जाएगा उसे, इसलिए वेट को लिख, तो उसके लिए कॉस्ट उसको पता है, उसके लिए कॉस्ट है 4,52,000। 56,500 तो गवर्नमेंट वापस दे देगी। अब उसने क्या करा, उसका मार्जिन जोड़ा, प्रॉफिट। अब डीलर जैसे नेक्स्ट जगह शोरूम है, वहाँ कार आई, उसको कार पड़ी 5,08,500 की, लेकिन उसको पता है 56,500 तो वापस मिल जाएंगे। उसने कहा 50,000 रुपये हम भी कमाएंगे कार पे, हम शोरूम लेके बैठे हैं। तो सेल प्राइस फॉर डीलर होगी 5,02,000। गवर्नमेंट ने बोला भाई आप कार बेच रहे हो तो वेट दो हमारे को, बिल बनाओगे पक्का, वेट लगेगा 12.5% जिसको ही बेच रहे हो। उससे बोलेगा भाई 5,02,000 रुपये तो 5,02,000 वेट लगाएंगे 12.5%, 62,750। प्राइस टू कस्टमर, कस्टमर को प्राइस जो पड़ा 5,64,750। और नेट वेट आफ्टर सेट ऑफ, अब
डीलर कितना वेट देगा गवर्नमेंट को? भाई जो उसने परचेज पे दिया है वो तो सेट ऑफ कर देगा, बाकी का ही तो देगा, क्योंकि 56,500 तो पहले दिया है, तो कितना देगा? 6,250 कैसे आया? 62,750 माइनस 56,500, ठीक है। तो ये तो है अभी का करंट का 1 जुलाई 2017 से पहले का, आप चाहो तो नोट कर लो, फिर इसके आगे के अपन कैलकुलेशन देखते हैं। देखो 4 लाख की कार मैन्युफैक्चर करी, एक्साइज लगा 52,000, वेट लगा 56,500, डीलर के पास इनवॉइस बन के गया 5,08,500 का। डीलर को पता है 56,500 तो वापस मिल जाएंगे, उसके लिए कॉस्ट हुई 4,52,000। उसने उसका प्रॉफिट जोड़ा 50,000 रुपये, सेल प्राइस फॉर डीलर 5,02,000। तो इसने उसका उस पर वेट लगाया 62,750, किस पे लगाया? ये लगा आपका 5,02,000 रुपये। 62,750 रुपये। तो कस्टमर को जो प्राइस पड़ी वो पड़ी 5,64,750 रुपये। तो नेट वेट आफ्टर सेट ऑफ उसको कितना चुकाना है? 6,250 रुपये डीलर को। 56,500 रुपये तो ऊपर चुका है। नोट कर लिया आपने सबने, क्या कर रहे हो? हो गया सर। हो गया सबका? हो गया ना भाई? देखिए हियर द डीलर कॉस्ट 4,50,000 including excise duty and infrastructure cess of rupees 52,000. The law does not permit excise duty and cess paid on purchase to be set off against a dealer's liability. अब जो पहले का लो था वो परमिट नहीं करता था कि डीलर जो उसकी लाइबिलिटी आएगी उसमें से वो एक्साइज ड्यूटी को सेट ऑफ कर सके। पहले एक्साइज ड्यूटी को हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। एडिंग टू द ओवरऑल कॉस्ट 50,000। अब क्या हुआ आप देखो, तो ये 4,52,000 में ये 52,000 रुपये एक्साइज के जुड़े हुए हैं। तो इस पर दोबारा जब हमने यहाँ पर वेट की गणना करी तो टैक्स पे टैक्स नहीं लग गया एक तरह से? इस टैक्सेस वंस अगेन व्हेन द सेल इज अफेक्टेड, क्योंकि ये 52,000 इसमें 4,52,000 रुपये भी जुड़े हुए हैं। एक बार तो भाई हमने यहाँ पर जब वेट की गणना करी 56,500 की, जब इसको लिया था हमने 52,000 को, अब जब यहाँ हमने 5,02,000 रुपये पे वेट की गणना करी तब भी ये 52,000 शामिल है। तो टैक्स पर टैक्स गवर्नमेंट डबल टैक्स ले रही है, इससे कस्टमर को डबल टैक्स देना पड़ रहा। ठीक है, दिस रिजल्ट इन टैक्स केस कास्टिंग डाउन टू द एंड कस्टमर एंड द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द कार। इससे क्या हो रही है? कार की वैल्यू बढ़ रही है। अब इसी को हम जीएसटी स्ट्रक्चर में देखते हैं तो क्या होगा, देखो जीएसटी कैलकुलेशन करते हैं। जीएसटी स्ट्रक्चर पे जाते हैं भाई, वही कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्स तो वही 4 लाख, सेम लागत तो वही पड़ी 4 लाख रुपए। ठीक है, अब क्या हो रहा है? मान लीजिए 18% हमारा CGST SGST लग रहा है। CGST लगा, हम राज्य में माल बेच रहे हैं, CGST लगा 9%। कितने रुपए? 4 लाख का 9% 36,000 रुपये। SGST लगा 9%, 36,000 रुपये। ठीक है, तो डीलर के लिए इनवॉइस जो हुआ, डीलर को जो इनवॉइस बन के गया वो कितने का बन के गया? जीएसटी में जो इनवॉइस बन के जाएगा 4,72,000 रुपये। लेकिन डीलर को पता है भाई जो CGST SGST में चुका कर आ रहा हूँ वो तो मुझे वापस मिल जाएगा। डीलर के लिए तो कॉस्ट कितनी हुई? 4 लाख रुपए। जो पहले कितनी थी? 4,52,500। वो अब कितनी होगी? 4 लाख रुपए होगी। अब वो तो अपना मार्जिन जो ही 50,000 रुपये पहले जोड़ता था वही 50,000 रुपये उसने मार्जिन जोड़ा।
और सेल प्राइस फॉर डीलर कितनी हुई? 4,50,000 रुपये। आप कस्टमर को बेचेंगे तो भाई गवर्नमेंट को टैक्स चुकाना है, CGST गवर्नमेंट ने कहा भाई 9% चुकाओ। 4,50,000 का 9% हो गया आपका 40,500। और SGST चुकाओ 9%। तो प्राइस टू कस्टमर, कस्टमर के लिए प्राइस क्या होगी? कस्टमर के पास जो इनवॉइस बन के जाएगा, कस्टमर को कार कितने की पड़ी? 5,31,000 रुपये की। और पहले कितने की पड़ रही थी देखो, 5,64,000 रुपये की। यदि जब GST नहीं लग रहा था, GST लगने से उसको फायदा हो गया, डबल टैक्सेशन नहीं लग रहा, एक्साइज वाला पार्ट हट गया। एक्साइज वाला पार्ट पे डबल टैक्सेशन लग रहा था, वो केस कास्टिंग इफेक्ट हट गया, CGST SGST लग गया। अब जो डीलर को टैक्स लाइबिलिटी चुकानी है वो कितनी चुकानी है? GST आफ्टर सेट ऑफ 9,000। 9,000 कैसे? कि भाई 91,000 रुपये उसने कस्टमर से टैक्स वसूल करा, उसमें से वो पहले ही जो था यहाँ पर 72,000 रुपये तो चुक 91 क्या 81,000 रुपये तो उसने कस्टमर से टैक्स वसूल करा, और जिसमें से वो पहले ही ऊपर जो अपन देखें तो 72,000 रुपये चुका कर आ चुका था मैन्युफैक्चर को, तो 9,000 रुपये। तो इस केस में अपन देखें तो अब देखिए, आप दोनों लिख सकते हो कि कोई भी चीज़ जब GST नहीं था तो वो चीज़ जो आपको 5,64,750 में पड़ रही थी, वो GST लगने के बाद एक्साइज हट गया एक तो उसका बेनिफिट मिल गया, डबल टैक्सेशन का बेनिफिट मिल गया। GST से क्या फ़ायदा हुआ? अब जो चीज़ वो 5,31,000 रुपये की पड़ रही, तो सेविंग कितनी हो रही कस्टमर की? 33,750 रुपये। द टैक्सेस पेड बाय डीलर टू मैन्युफैक्चर इज नॉट एडेड टू द कॉस्ट। जो टैक्सेस पेड करा डीलर ने मैन्युफैक्चर को, CGST SGST, वो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा क्योंकि वो तो वापस मिल जाएगा। दिस इज बिकॉज GST अलाउज द डीलर टू सेट ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ CGST SGST. This is one of the fundamental feature of GST which allows seamless credit from manufacturer to dealer. तो GST में क्या होता है? सीमलेस क्रेडिट मिलता है, मतलब जो माल मैन्युफैक्चर ने होलसेलर को बेचा तो मैन्युफैक्चर ने GST लगाया वो होलसेलर को वापस मिल जाएगा, होलसेलर ने जो GST लगाया वो रिटेल को वापस मिल जाएगा, और रिटेलर ने जो GST लगाया वो कस्टमर के पास लगेगा। कस्टमर तो कंजप्शन कर रहा है, कंजप्शन करने पर आपको कस्टमर को तो वापस मिलता ही नहीं है। तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो कैसे कैलकुलेशन हुई इसमें, GST में क्या फ़ायदा हुआ GST लगाने का। इसलिए मोदी जी ने GST लगाया। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक काफ़ी है, जो ज़्यादा हो जाएगा फिर। Yes, sir. 166वां देश है हमारा जिसमें GST लगा है। वेट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, है ना, वेट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, सारे टैक्सेस हट के GST लग गया है। लेकिन कुछ टैक्सेस अभी भी हैं जिन पे GST, मतलब जिन पे एज टैक्स चल रहा है, वो अपन कल पढ़ेंगे कौन कौन सा टैक्स है जो रिप्लेस नहीं हुआ है। जैसे अपन पोल टैक्स हो गया आपका, है ना, वो अभी भी लग रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वो अभी भी लग रहा है आपका। GST से क्या फ़ायदा हुआ? इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अभी भी लग रही है हमारी, ये सब चीज़ें लग रही है। अब अपन इसमें पढ़ेंगे कि भाई इसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्या होता है। थोड़ा मैंने आपको इसका ब्रीफ पार्ट ये बता दिया कि कैसे कैसे क्या होता है, GST लगाने से क्या फ़ायदा है। थोड़ा सा हाइलाइट्स पढ़ लेंगे इसके, क्या क्या बेनिफिट हुए GST लगाने से। अब मैंने आपको बताया, एक आप भी ढूंढना क्या क्या बेनिफिट हुए GST लगाने से, कल मैं आपसे पूछूंगा। Yes, sir. ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लो, नोट कर लिया आपने GST स्ट्रक्चर में कैसे कैलकुलेशन हुई और पहले कैसे कैसे Yes.
ठीक। चलो फिर क्लास खत्म करते हैं आज की। यस सर। ठीक।